रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे और फिल्म देखी। संसद में फिल्म की स्क्रीनिंग में फिल्म के कलाकार भी उनके साथ शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ फिल्म देखने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने भावुक करने वाला बयान दिया। विक्रांत ने कहा कि यह उनके कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट है। पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के साथ ही एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुआ। मैं फिल्म के निर्माताओं और उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ने अश्लील फिल्मों के कथित अवैध वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले कुंद्रा को सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नई तारीख मांगी, जिसके बाद अब उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामले पहले से ही जमानत पर रिहा किए गए कुछ व्यक्तियों के खिलाफ चल रहा है, जिनमें से कुछ को पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में ईडी ने कुंद्रा और शेट्टी की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ राहत दी थी। ईडी और मुंबई पुलिस की जांच अब यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि कुंद्रा और उनके सहयोगियों ने पोर्नोग्राफी सामग्री के निर्माण और वितरण के लिए कौन सी अवैध गतिविधियां की थी और क्या इनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े मामलों पर फिल्म अभिनेता एजाज खान भी कूद पड़े। सोमवार को उन्होंने कहा कि हिंदू सेना ने सही जगह पंगा लिया, अब देखना क्या होता है। वह अजमेर में ख्वाजा के दरबार पहुंचे थे। उन्होंने यहां ख्वाजा साहब की मजार पर मखमली चादर और अधिकत के फूल पेश किए। दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने एजाज खान को जियारत करवाई। दरगाह में हिंदू मंदिर होने के सवाल पर एजाज खान जियारत के दौरान बोले, ये गरीब नवाज है, उन्होंने कई भिखारियों को अमीर बना दिया है। यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ पर सब आते हैं, जो मांगते हैं सबको मिलता है। ये ख्वाजा साहब है, यहां मत उलझो, पीढ़ियों की पीढ़ियां उलझ जाएंगी, जल जाओगे। जैसे आसान सागर को कटोरे में ले लिया था, हिंदुस्तान को कभी भी कटोरे में नहीं ले सकते, इनसे मत उलझो, ऐसा उनका कहना था। केंद्रीय मंत्री और लोजपा पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अजमेर शरीफ को लेकर जारी विवाद और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 3 बच्चों को जन्म देने की अपील पर अपनी राय रखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने अजमेर शरीफ के मुद्दे पर कहा कि अगर दावे झूठे हैं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अदालत इसका ध्यान रखेगी। हालांकि अगर कोई कड़वा सच है तो इसे भी जरूर सामने लाया जाना चाहिए। वहीं चिराग ने जनसंख्या के मुद्दे पर भी बात की। चिराग से जब पूछा गया कि ताजमहल को लेकर भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं, तो चिराग ने कहा, मैं ऐसे सभी दावों पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई जांच का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसे सभी दावे एक बार उचित प्राधिकारी के समक्ष किए जाने पर गहन जांच के बाद ही स्वीकार या अस्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। यह दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है। राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रमन राय की तस्वीर के साथ कहा, चिन्मय दास के वकील रमन राय पर क्रूर हमला हुआ है, वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक प्रमुख नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज उनकी जमानत पर फिर सुनवाई होगी। त्रिपुरा के होटल संचालकों ने बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहां कमरा न देने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट संचालकों ने भी बांग्लादेशियों को खाना देने से इनकार कर दिया। ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संकेत बंदोपाध्याय ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के चलते सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग कर यह फैसला लिया गया।
दूसरी ओर अगरतला में सोमवार को बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन पर हुई घुसपैठ मामले में मंगलवार को 3 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। एक डीएसपी को ड्यूटी में लापरवाही के चलते पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे 7 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल शुरू हो गया है। 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया था। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बजिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से जोड़ दिया। उसने पंडित शास्त्री को धमकी तक दी कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे जैसे मर्जी उन्हें मार डालेंगे। परवाना ने पंडित शास्त्री को पंजाब आने तक की चुनौती दे डाली। पंजाब के कपूरथला जिले के कादराबाद गांव में 26 से 30 नवंबर तक 5 दिन का समागम था, जिसके मंच से परवाना ने बाबा बागेश्वर धाम को यह धमकी दी। वहीं इस मामले में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं विश्व हिंदू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पुलिस से 48 घंटे के भीतर परवाना को गिरफ्तार करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इस संबंध में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को ममता ने कहा, बांग्लादेश में हमारे परिवार हैं, करीबी लोग, प्रॉपर्टियां भी हैं। भारत सरकार इस पर जो रुख अपनाएगी हम मानेंगे, लेकिन हम दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर अत्याचार की निंदा करते हैं। केंद्र सरकार और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस्कॉन की कोलकाता यूनिट के प्रमुख से भी बात की है। अगर बांग्लादेश में भारतीयों पर हमला किया जाता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को वापस ला सकते हैं। भारत सरकार इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में भी उठा सकती है, जिससे बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जा सके। बिहार के किशनगंज में सभा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के नेता ने विवादित बयान दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया तो वह गद्दार कहलाएंगे। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बलियावी के विवादित बयान के बाद सीमांचल की राजनीति गर्म हो गई है। गुलाम रसूल बलियावी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, बल्कि बिहार और सीमांचल के मुसलमानों की इज्जत का है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया तो जब गद्दारों का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने अपने अपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। वहीं भाजपा ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बड़ी घोषणा की है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा की सुविधा को जारी रखा जाएगा। चुनाव से पहले भाजपा की ओर से बयान अहम माना जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने का भी फैसला लिया जाएगा। भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। भारत जल्द ही नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को कंफर्म करने वाला है। इसके साथ ही 3 और स्कॉर्पिंग पनडुब्बी की भी डील होने जा रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले महीने यानी जनवरी में ही 26 लड़ाकू राफेल विमानों और 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बी की खरीद के लिए अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले भारतीय नौसेना दिवस से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत द्वारा चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा रही है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने राफेल लड़ाकू विमान और पनडुब्बी की डील को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इस पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। भारत स्पेस साइंस के क्षेत्र में लगातार नाम बना रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक कई कीर्तिमान रचे। अब इसरो के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है।
इसरो बुधवार को प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने कहा कि PSLV C-59 रॉकेट प्रोबा 3 मिशन के लिए हमसे लाइव जुड़े। इस मिशन में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL सहयोग कर रही है। इसरो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 4 दिसंबर की शाम 4:08 पर प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। ESA के मुताबिक प्रोबा 3 मिशन सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन करेगा। बता दें कि इसरो इससे पहले भी 2 प्रोबा मिशन लॉन्च कर चुका है। पहला 2001 में प्रोबा 1 लॉन्च किया गया था और दूसरा 2009 में प्रोबा 2 लॉन्च किया गया था। 2009 में लॉन्च हुआ प्रोबा 2 मिशन। अब दोनों मिशनों में इसरो को सफलता मिली थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्थानक उपचुनाव में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 724 वोटर में से 138 लोगों के पिता का एक ही नाम मुन्ना कुमार दर्ज है। यहां की मुस्लिम वोटरों के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज किया गया है। औराई प्रखंड के बूथ संस्था 54 से यह मामला जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार औराई प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी सूची में कई मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज किया है। 724 मतदाताओं में से मुन्ना कुमार के 138 पुत्र हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाने से उसमें सुधार होना अब मुश्किल है। यह गलती मतदाताओं में न केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है बल्कि उन्हें मायूस भी कर रही है। मतदाताओं में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं जिनके पिता का नाम मुन्ना कुमार अंकित है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।